हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीडर्स मत। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कंप्लीट फिजिक्स। हाँ दोस्तों, हमारे वे सभी साथी जो 10th स्टैंडर्ड में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर करेंगे हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस, ठीक है, यानी कि कोई सतह है जो क्या है, सॉलिड है। तो यहां पर हमारे पास अगर कोई इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और यदि हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। ये वाली रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। इस तरीके से इससे पॉइंट से टकरा के सेम ये इस एंगल पे जाएगी, ठीक है। अच्छा, जहां से इंसिडेंट रे जिस एंगल पर आती है उसे बोलते हैं एंगल आई, और जिस एंगल से जाती है उसे बोलते हैं एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन कोण, ठीक है। एंगल आर क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, परावर्तित कोण, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस रे को क्या बोलेंगे, इस रे को बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है, और यदि हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल से जिस एंगल पर इंसिडेंट रे आती है उस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में, ठीक है। जैसे इस कमरे में अगर आप कोई किसी बॉल को थ्रो करते हुए एक बॉल पे, तो वो बॉल उसी मीडियम में वापस आएगी, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके दो लॉ होते हैं, लॉ, ठीक है। पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, आप देख सकते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। यानी हमारे पास जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, वो तीनों ही कहां लाई करती हैं, एक पॉइंट पर लाई करती हैं, ठीक है। यही इसके दो लॉ हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्टेट 2 लॉज। तो हमें दो लॉ बताने हैं, कौन से, ये दोनों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ आई है वो एंगल आर के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और तीनों ही किस में लाई करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं, इसलिए इसका ये क्या है, सेकंड लॉ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टर इन विच द सर्किट शो इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन की इज क्लोज्ड। तो हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है टोटल, और यहाँ पर एक प्लग है, और हमारे पास इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, और इसे मान लेते हैं R3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कनेक्शन किस टाइप के हैं, तो हमें कनेक्शन देखना है। तो सर्किट में आप देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो क्या है, सीरीज, सीरीज यानी कि श्रेणी, ठीक है। श्रेणी क्रम में हमारे पास कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जब इन केस ऑफ सीरीज
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन आई क्या होता है, फिक्स होता है यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, आई क्या होता है सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने पूछा है 3 ओम के रेजिस्टेंस, जो 3 ओम है रेजिस्टर, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, तो वो हमें बताना है। तो उससे पहले हम निकालेंगे, आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम नियम द्वारा, तो हमारे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है हमें 2 वोल्ट। ठीक है, और टोटल आर टोटल निकालना है, तो सीरीज में क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, इनको हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास टोटल आर हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम, टोटल हो जाएगा हमारे पास 6 ओम। ठीक है, आर टोटल इस तरीके से 6 ओम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आई, आई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 2, और ओम रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 6, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3। ये जो हमारा सर्किट है इसमें टोटल करंट कितना है हमारे पास 1 अपॉन 3। ठीक है, इस तरीके से। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 3 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, तो हम यहां बताएंगे। ठीक है, अक्रॉस 3 ओम, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई कितना हमारे पास, और आर यहाँ पे लेंगे हम R2। ठीक है, क्योंकि R2 हमने 3 ओम वाले को क्या माना है R2, तो R2 के अक्रॉस पूछा गया है। ठीक है, तो आई हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3, और सॉरी करंट हो जाएगा 1 अपॉन 3, और R3 हो जाएगा 3, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम कितना होगा 1 वोल्ट होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट यूज लेंस ऑफ पावर 1 माइनस डी, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ स्टेट एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। सबसे पहले हमें बताना है कि पर्सन फ्रॉम सफरिंग ए आई डिफेक्ट यूजिंग लेंस ऑफ पावर -1D, तो हमारे पास जो पावर है वो कितना है -1D है। ठीक है, तो आपको 2 केस जानने हैं। यदि हमारे पास पावर पॉजिटिव है, ठीक है, तो वहां पर लेंस कौन सा होगा, लेंस होगा वहां पर कॉन्वेक्स। क्या होगा, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है, तो वहां पर लेंस क्या होगा, लेंस होगा कॉनकेव यानी कि अवतल। ठीक है, अवतल। अवतल इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहचानना है कौन सा है, लेकिन हमें बताना है नेम द डिफेक्ट। तो यहाँ पे डिफेक्ट क्या है, तो हमारे पास कॉनकेव लेंस किस में यूज किया जाता है, मायोपिया में, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। इन केस ऑफ मायोपिया जिसमें हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो यहां पर नेम क्या हो जाएगा, नेम ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, दोष कौन सा हो जाएगा, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड लिस्ट 2 कॉजेज। अब हमें क्या बताने हैं, कॉज यानी कि कारण। ठीक है, पहला रीजन है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और सेकंड इज इंक्रीज कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है,
नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, बढ़ना। ठीक है, इसके दो रीजन क्या हो गए, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का बड़ा हो जाना, इंक्रीज कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और आई लेंस का जो वक्रता है उसका बढ़ जाने के कारण ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है, स्टेट द नेचर ऑफ द करेक्शन लेंस। तो हमारे पास जो लेंस यूज हो रहा है, लेंस फॉर करेक्शन यानी संशोधन। ठीक है, संशोधन के लिए जो लेंस यूज होगा वो क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अपसारी, अपसारी। ठीक है, अपसारी लेंस। तो यहाँ पर हमारे नेम क्या है, मायोपिया, और यहाँ पर कॉजेज क्या है, हमारे पास दो कॉजेज है, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, इंक्रीज कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और इसको सही करने के लिए क्या है, कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज प्रेस बायोपिया। तो सबसे पहले हमारे पास डिफाइन करना है हमें प्रेस बायोपिया। इसे जरा दृष्टिता दोष भी कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टिता दोष, इसमें क्या होता है, इट इज ओल्ड एज डिफेक्ट। ठीक है, ये उम्र के साथ साथ होने वाला एक दोष है, और इसमें क्या होता है, इट इज ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, यानी पक्षमाभी पेशियों के कमजोर होने के कारण, कमजोर होने के कारण। ठीक है, तो ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, इट इज ओल्ड एज डिफेक्ट, ये एक एज के अकॉर्डिंग होता है, और ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, इसमें क्या होती है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है, और प्रेस बायोपिया में दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपर माइट्रोपिया, यानी कि जरा दृष्टि दोष, सॉरी निकट दृष्टि दोष एंड दूरदृष्टि दोष। आगे क्या पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट्स। तो इसमें हम लेंस कौन सा यूज करते हैं, यूजिंग लेंस। ठीक है, तो इसमें यूज करते हैं हम बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस यानी द्वि फोकस लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस। स्टेट द नेचर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द सच लेंस। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे गांधी जी के चश्मे का। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो लेंस होता है हम यूज करते हैं, अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट, ठीक है, और एक होता है लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है वो होता है कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि अवतल। जो लोअर पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स, जिसे बोलते हैं उत्तल। ठीक है, इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस, इसे बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसे अपसारी लेंस और इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यही क्या है इसका नेचर। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पास
यदि मायोपिया है, मायोपिया डिफेक्ट को सही करता है, और ये हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए यूज किया था, और ये दूरदृष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें नेचर पूछा था, क्या है, द स्टेट द नेचर ऑफ अपर पार्ट ऑफ सच लेंस। तो अपर पार्ट क्या यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अपर लेंस है और ये लोअर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका एक बार आंसर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, presbyopia is a vision defect that occur with aging where the eye lens of ability to focus on nearby object. This happen due to the weakness of ciliary muscles of the eye lens. ठीक है, reduce of flexibility as a result both near and sometimes distinct vision, दोनों प्रकार के डिफेक्ट हो जाते हैं, और इसमें हम करेक्शन के लिए यूज करते हैं बाइफोकल लेंस। अपर लेंस और लोअर लेंस हमें पता है, अपर में डिस्टिंक्ट विजन और नियर विजन के लिए यूज करते हैं। अपर पार्ट हमारा बाइफोकल में डाइवर्जिंग होता है जिसे कॉन्केव कहते हैं। ठीक है, और कन्वर्जिंग में हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं जिसे हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन। द हीट प्रोड्यूस एट ए पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय कॉन्वेक्स लेंस बर्न ए पेपर। ठीक है, तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी, अभिसारी लेंस। ठीक है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर जो सनलाइट है वो इस तरीके से पैरेलल होती है। क्या होती है, ये क्या है, सनलाइट। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सनलाइट को क्या करता है, एक पैरेलली, अगर हम इस लाइट को इस पे इंसिडेंट करते हैं लेंस पर, तो ये क्या करता है, ये लेंस सभी लाइटों को एक पॉइंट पर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम कोई पेपर रखते हैं, पेपर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हीट है, हीट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हीट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और धीरे धीरे यहाँ पर जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो सनलाइट है उसको एक जगह पॉइंट आउट पे वो इमर्ज करेगा, और क्योंकि इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ये लाइट को एक जगह पॉइंट आउट करता है, तो हीट डेंसिटी बढ़ने के कारण वो कुछ समय बाद पेपर जो है बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन। तो ये कैसे हुआ हमने आपको बताया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी अनंत से जो भी प्रकाश लाइट है उसको एक पॉइंट पर पॉइंट आउट कर सकता है, ये कॉन्वेक्स लेंस की एबिलिटी होती है। ठीक है, नेम द टर्न गिवन द पॉइंट विच appear स्टार्ट बर्निंग, व्हाट डज द पॉइंट स्पोर्ट फ्रॉम ऑन द पेपर प्रेजेंट। तो पेपर में वो कौन सा पॉइंट होगा, एट फोकस। ठीक है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। ठीक है, तो वो सभी की सभी लाइट एक पॉइंट पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, इसलिए वो क्या पॉइंट है, फोकस पॉइंट, और इसी पर इसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो इसलिए जो फोकस पॉइंट है वो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंसेज, कन्वर्जिंग लेंस। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, फोकस पैरेलल टू द सनलाइट इज सनलाइट पॉइंट, उन सनलाइट को क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट पर इमर्ज करता है। व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस इट गेट्स कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, इंक्रीज द एनर्जी डेंसिटी, वहां पर क्या होगी, हीट की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दिस कंसंट्रेशन एनर्जी ग्रेटर द हीट विच द स्ट्रॉन्ग इनफ कैन इग्नाइट पेपर एंड कॉजिंग बर्न, और धीरे धीरे वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें एक टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट फोकस पर बनेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज। तो हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है, चार्ज, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, आवेश। आवेश, आवेश जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, कितना है हमारे पास, 500 कूलम, ठीक है। इफ द करंट ड्रोन बाय ए डिवाइस इज 25 मीटर, मीटर प्ले सॉरी 25 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट है यानी धारा, वो कितनी है, आई है हमारे पास 25 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो एम्पियर में होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आगे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। तो हमें क्या बताना है, समय क्या करना है जिसमें विद्युत स्रोत पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं वी नो Q इज टू क्या होता है, आई टी, क्या होता है, Q इज टू आई टी, और हमें T निकालना है, तो T के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन I, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500, और I की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻³ जो माइनस की है ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, और नीचे कितना है 25, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है, 10⁻³ है तो उसको 30 लगाकर 1000 लिखा जा सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम लेगा वो टाइम क्या होगा 20,000 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। तो सबसे पहले हमें पावर, किसी लेंस की पावर को डिफाइन करना है। तो पावर क्या है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। शक्ति या क्षमता वो क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है P इज टू 1/f, और f कब, जब हमारे पास फोकस दूरी अगर मीटर में है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा P इज टू 1/f। आगे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पावर इफ लेंस फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। इफ फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है P इज टू 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में, ठीक है, f इन मीटर, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम P निकालेंगे, P इज टू 1/f, और f की वैल्यू कितनी है 1/0.5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 10/5, 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा 2 डायोप्टर, आंसर, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज +3 बेस, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया यदि हमारे पास m की वैल्यू अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो क्या होगी, एनलार्ज्ड, अत्यधिक बड़ी, ठीक है। पहली बात ये याद रखना आप सभी, ठीक है। और m यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमारे पास कॉनकेव मिरर, यानी अवतल
दर्पण। ठीक है, अगर हमारे पास m पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या होगी, एनलार्ज होगी, अत्यधिक बड़ी होगी। और m ग्रेटर देन 1 है और पॉजिटिव भी है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो इमेज का नेचर है, नेचर वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी तथा सीधा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज +3, जो कि 1 से बड़ी है। मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू क्या है इसकी, 1 से बड़ी है। इन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर। तो हमें पहला आंसर बताना है ए टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिरर क्या होगा हमारे पास, हमने आपको बताया क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, पहले के पॉइंट का आंसर ये हो जाता है। सेकंड क्या है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। तो सबसे पहले इसकी इमेज देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, जिसकी पॉलिश पीछे की साइड होती है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोकस। यहाँ पे क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है, वो कहाँ पर है, पी और एफ के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है ये रे इसी पर वापस आती है, आपने रूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से वापस आती है इसी पाथ पर। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो पोल पे जाती है वो पोल से टकरा के उसी एंगल पर वापस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसकी इमेज इधर कहीं भी नहीं बनेगी, इसको लेके जाओगे तो इसका साइज ऑलरेडी इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन इसकी इमेज पॉसिबल है किस साइड, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है वो क्या होगी, ए डैश बी डैश। इधर क्या है इसकी इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, एनलार्ज, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, वस्तु कहाँ है, एट नहीं, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, यानी फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड द अदर देन द साइज ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, 2 प्रॉपर्टीज हम ये बता देते हैं। पहली प्रॉपर्टीज कि m क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, m क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर m पॉजिटिव है तो कॉनकेव होगा, और यहाँ पर जो नेचर होगा इसका, नेचर क्या होगा, नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल यानी कि आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसकी इमेज एकदम सीधी बन रही है, लेकिन मिरर के पीछे बन रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल, आभासी तथा सीधा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रॉपर्टीज की कंप्लीट हो जाती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉ ए करंट ऑफ। हमारे पास एक लैंप है जिसमें करंट कितना दिया हुआ है, करंट यानी कि विद्युत धारा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, कितना है, 0.5 एम्पियर, विच लाइट्स फॉर 2 आवर। और इसमें हमें टाइम कितना दिया हुआ है,
टाइम यानी समय जिसे डिनोट किया जाता है टी से, वो कितना है 2 हावर। तो आप सभी जानते हैं करंट हमारे पास एम्पेयर में होना चाहिए, एम्पेयर में है, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए सेकंड में, लेकिन यहाँ पर किस में है हावर में, तो इसको चेंज करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 60 तो हो जाएगा 72,000 सेकेंड। ठीक है, सेकंड में हो गया। आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लो थ्रू दी सर्किट। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज कैलकुलेट करना है, मींस आवेश, जैसे हम Q से नोट करते हैं, Q इक्वल्स टू होता है IT। क्या होता है IT, तो Q इज इक्वल्स टू I कितना है हमारे पास 0.5 और T कितना है 72,000। ठीक है, तो Q हो जाएगा हमारे पास 36 कूलम। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे सॉल्व करा आप देख सकते हैं, 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो क्या आएगा गुलाम, या फिर आप 72 0.5 का मतलब क्या है 1/2, तो इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा गुलाम। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास जो कंडीशन है उसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पर है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमें मिरर क्या दिया हुआ है, मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मींस उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। द फोकल लेंथ m, तो हमारे पास सबसे पहले दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। आप सभी जानते हैं वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास और फोकल लेंथ ऑफ एम। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम बाय द मिरर। तो इस मिरर में इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हम इसकी इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/f, इसे बोलते हैं लेंस, सॉरी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f कितना है हमारे पास 15, u कितना है -10 प्लस 1/v, तो इधर चला जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो 1/v एल्सियम लेंगे कितना आएगा 30, ये 2 प्लस 10 3 जा 5। ठीक है, 3 और 2 5/30 इज इक्वल टू 1/v। 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन क्या आ जाएगी, आप पोजीशन बता सकते हैं इसकी। एम इसका टू होता है -v/u, तो -v कितना है माइनस के 6/u कितना है हमारे पास -10, तो हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है <<1, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, m की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए कंडीशन हमने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इनवर्टेड, यानी वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यानी हमारे पास R1 6 ओम, R2 6 ओम एंड R3 तीनों ही 6 ओम के हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, 9 ओम आना चाहिए। तो आप अपने आंसर का जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको रफली कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारे पास अगर इन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसमें सीरीज में, तो क्या आएगा 6 6 6 18, जो कि आंसर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम पैरेलल में करते हैं, पैरेलल में क्या आएगा 1/6 1/6 एंड 1/6, तो क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 जा यानी 1/2, तो ये भी आंसर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, या तो किसी रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में और किसी को हमें पैरेलल में रखना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को ले लेते हैं हम, R1 को ले लेते हैं 6 ओम। ठीक है, उसके बाद दो रेजिस्टेंस को ले लेते हैं हम पैरेलल में। ठीक है, ये हो जाता है R2 और इसे मान लेते हैं R3। ठीक है, R3। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है क्या, कि आंसर हमें प्रूफ करना है कि इसका जो कॉम्बिनेशन आए वो कितना है, 9 आएगा। तो सबसे पहले हम पैरेलल केस को कर लेते हैं, R2 एंड R3 इन पैरेलल, यानी पार्ट्स क्रम। हमारे पास जो रेजिस्टेंस R2 और R3 है वो किसमें है, पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R ऑफ P इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/RP, 1/R2 कितना है 6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 2/6, तो कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/RP की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास दोनों कनेक्ट हो जाएंगे सीरीज में। तो R1 एंड RP इन सीरीज, श्रेणी क्रम में। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के बाद, हमारे पास क्या है 1/3 ओम। तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। ये 6 ओम है और ये कितना है 1/3 ओम। तो ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। तो R1 और RP किस में है, सीरीज में। तो अब इनका हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस RP, तो हो जाएगा R1 कितना है 6 ओम प्लस, अच्छा हम आपको बता दें ये RP 1/RP की वैल्यू है। RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको करेक्शन। ये कितना है 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 ओम, तो 6 और 3 9 ओम। तो हमारे पास R टोटल कितना आ गया, कुल प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन आ गया 9 ओम। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो वेरीफाई हमने कर दिया। तो हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में रखा, दो को हमने पैरेलल में रखा, फिर उसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 9। इस तरीके से क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ ए डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये है आपका साउथ पोल और ये है आपका नॉर्थ पोल। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलते हैं और कहाँ एंटर करती हैं, साउथ में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जबकि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो मैग्नेट के बाहर की तरफ डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एक तो पैरेलल होती है और क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। और ये सभी क्या होती हैं, पैरेलल, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप देख सकते हैं कभी भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो इट शोज टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमारे पास ये है तो यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में आप देख सकते हो केवल एक डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर दो लाइन हमारे पास अगर इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से तो उसमें दो डायरेक्शन शो होगी, एक डायरेक्शन ए और एक डायरेक्शन बी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगला है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ के अंदर इनसाइड द मैग्नेट हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने डायग्राम बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट गिवन पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज ए यूनिक डायरेक्शन। इफ टू फील्ड लाइंस वर टू क्रॉस इट वुड मीन द that there are two different direction of the magnetic field points which is physically impossible। तो ऐसा impossible नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्या है, 13। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया नीड बाय फोकल लेंस। एक हमारे पास पर्सन है, वो किससे डिफेक्ट है, उस पे उसे डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और आप सभी जानते हैं प्रेस बायोपिया को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टिता। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट हो जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ नीड टू लेंस ऑफ पावर, एक हमें दो पावर लेंस दिए हुए हैं, एक P1 है जिसकी पावर है +4 डायोप्टर। ठीक है, P2 है हमारे पास +2 डायोप्टर। ठीक है, दो हमें लेंस दिए हुए हैं। विच वन ऑफ दिस टू लेंस इज फॉर द करेक्शन फॉर डिस्टेंट विजन, यानी कि हमारे पास जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन सा पावर का लेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, इन्वर्सलेशन होता है तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी क्षमता कम होगी और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जिसकी पावर ज्यादा है
उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम, और जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में इसका यूज कब करेंगे हम, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पावर 2D का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, जिससे दोनों रिफ्रैक्ट हो जाते हैं उसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। इफ नीड टू लेंसेज, उसके पास दो लेंस हैं 4 and 2 डायोप्टर, जिसका एक की पावर है 4, एक की पावर है +2। विच वन ऑफ दिस टू लेंसेज इज करेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, पावर +2 का। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फाइंड आउट कर लेते हैं। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी f, तो f इज टू क्या होता है 1/p। तो इसकी 1/p की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, f बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है हमारे पास 2 वायर ए एंड बी सेम मटेरियल। हमारे पास 2 वायर हैं, ठीक है, वायर ए एंड वायर बी। ठीक है, इस वायर दोनों ही सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल का मतलब है रेसिस्टिविटी इक्वल होना, रेसिस्टिविटी सेम, रेसिस्टिविटी क्या है, दोनों की सेम है। ठीक है, आगे क्या है, सेम लेंथ, और लेंथ भी क्या है, सेम लेंथ, यानी कि लंबाई क्या है, सेम। ठीक है, एल बी क्या है, दोनों की सेम है। आगे है हमारे पास दे रखा है डायमीटर। तो हमारे पास जो वायर है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो कितना है 0.2 mm, वायर ए का। और हमारे पास जो वायर बी है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 0.3 mm। ठीक है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है। तो आप हमें क्या कैलकुलेट करना है, विच ऑफ दिस वायर मोर रेसिस्टेंस, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर रो और एल सेम है, लेकिन यहाँ पर एरिया, अगर एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जबकि यहाँ पे डी कितना दे रखा है और आर क्या होता है, डी का हाफ होता है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई, अगर आर की जगह हम dy/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा d²/4। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम पाई d²/4 रखेंगे, जिसमें d और d दोनों की अलग है। ये हो जाएगा d ऑफ a और ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ b। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है हमारे पास रेसिस्टिविटी ρ1 इज इक्वल टू रो, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है इसलिए। अच्छा, रो निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है RA/L। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वायर ऑफ A इज इक्वल टू वायर ऑफ B, रेसिस्टिविटी ऑफ A इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ B, यानी दोनों की प्रतिरोधकता, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। दोनों ही वायर की प्रतिरोधकता क्या है, सेम है, क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर रो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/A/L। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा R/B/A/B/L। दोनों की लेंथ सेम है तो लेंथ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, किसका ज्यादा होगा, RA, और A की वैल्यू क्या है पाई d²/4, पाई DA
स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इक्वल्स टू आर बी इंटू पाई डी बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर 4 से 4, तो यहाँ क्या बचेगा आर ए इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए की वैल्यू 0.2 mm, तो हो जाएगी ये 0.2 mm का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी आर बी 0.3 mm का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर ए के अपॉन में ले आएंगे आर बी, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0 3 जा 9, और ये हो जाएगा 0.04, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 9/4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आर है इसकी वैल्यू क्या है 9, और इसकी वैल्यू क्या है 4। तो आप देख सकते हैं आर ए इज ग्रेटर देन आर ऑफ बी, यानी कि हमारे पास जो रेसिस्टेंस है, मोर रेसिस्टेंस किसका है, वायर ए का। तो आप इसका लिख सकते हैं आंसर, मोर रेसिस्टेंस more resistance आर ए ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। तो हमारे पास मोर रेजिस्टेंस किसका हो जाता है, वायर ए का। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट, राइट एन इवेंट वेयर इट्स फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व। तो आपने टिंडल इफेक्ट 9वीं में पढ़ा भी है, और उससे भी आप इसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये फिनोमिना है ये होती कैसी है। तो ये होती है स्कैटरिंग ऑफ ऑल लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकिरण के कारण होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, व्हेन ए लाइट पासिस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल विलयन और निलंबन। जब आप कोलाइडल विलयन निलंबन विलयन से पास आउट कराते हैं तो ये लाइट को आप देख सकते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा, यदि हमारे पास कोई डार्क रूम है, क्या है, डार्क रूम, तो उसके अंदर अगर किसी प्रकार से कोई होल हो जाता है तो वहां से एक लाइट पास होती हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है, लाइट पास होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके से इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। या फिर आपने कभी कभी मॉर्निंग के टाइम पर बहुत सारे जंगलों में देखा होगा, जब आप जाते हो तो वहां पर भी इस तरीके से लाइन पास होती हुई दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसका एक बार आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये किसके वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिंडल इफेक्ट। इट अकर व्हेन द लाइट पासिस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन से अगर हम इसे पास आउट कराते हैं, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्कैटर लाइट मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। और इसे अगर हम किसी सॉल्यूशन, किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल से अगर पास आउट कराते हैं तो ये पाथ को देखा जा सकता है। और इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सनलाइट पासिस थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हमारा, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमारे पास जूल्स लॉ यानी कि जूल का नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं, ठीक है, जूल का तापन नियम। इसमें क्या होता है, हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी,
ठीक है, यह आपका जूल्स का नियम होता है। तो क्या लिख सकते हैं आपसे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर, ठीक है, एच यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलता है, एच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि जूल का तापन नियम, ठीक है। आगे क्या पूछा है, हाउ इज द इफेक्ट यूजफुल इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर फ्यूज इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस। अच्छा, इसका क्या यूज है, तो हम यूज बता दें। जब हम घरों में फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्यूज का वायर होता है, ठीक है, जो हमारे पास फ्यूज है उसका जो वायर होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत महीन, क्या होता है, बहुत महीन, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई, ठीक है, हाई यानी कि उच्च, निम्न, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्यूज होता है उसके अंदर जो वायर होता है वो बहुत महीन होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। जैसे अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट, घर में शॉर्ट सर्किट, ठीक है, या फिर ओवरलोड, ओवरलोड होता है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो घर की सारी डिवाइस हैं वो नहीं फूके, उसकी वजह से क्या करते हैं, फ्यूज वायर का इस्तेमाल किया, फ्यूज का इस्तेमाल किया जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी हीट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो ये बॉइलिंग जो वायर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ब्रेक होने के कारण जो ब्रेक क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, तो कुछ तापमान पर ही क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सभी डिवाइसेस हैं वो जो फूकने से बच जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसे जूल्स लॉ ऑफ तापन नियम कहते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं आप, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन बाय, हमारे पास आई इक्वल्स टू क्या होता है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, फ्यूज प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। तो हमारे पास जो फ्यूज है वो किससे प्रोटेक्ट करता है, ओवर करंट से, ठीक है। ए फ्यूज इज ए थिन वायर, जो हमारे पास फ्यूज होता है वो थिन वायर होता है विद हाई रेसिस्टेंस के साथ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। व्हेन एक्सेस करंट फ्लो ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, अगर हमारे पास कहीं भी घर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो वायर है थिन वायर, ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे जो घर के डिवाइसेस हैं वो फूकने से बच जाते हैं। तो इसके एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। What would have been the color of the sky if the earth had no atmosphere? Give reason to justify your answer। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का जो साइज है अगर वो लार्ज होता है यानी कि बड़ा होता है साइज, तो वो स्मॉल वेवलेंथ कलर को क्या करते हैं, कलर की स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है, स्मॉल कलर स्कैटरिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेव की ओर, वेव यहाँ पर जो ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर की क्या हो जाती है, पूरे में स्कैटरिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज होने के कारण ये क्या है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ द स्काई इफ द अर्थन हैड नो एटमोस्फेयर। ये कंडीशन कब है, जब हमारे पास एटमोस्फेयर होगा, एटमोस्फेयर, अगर एटमोस्फेयर है, ठीक है, तो वहां पर वो लार्ज
जो साइज पार्टिकल है उनकी वजह से वो लार्ज पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल वेवलेंथ वाले कलर की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर के कारण ही कलर हमें दिखाई देते हैं और हमारे पास जो है लेयर्स इसके दिखाई देती हैं। बट अगर हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नॉट अकर, नॉट अकर्स, इसलिए हमें सारी चीजें क्या दिखाई देंगी? ब्लैक। क्या होंगी? ब्लैक। ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही हमें सारी चीजें क्या दिखाई देंगी? ब्लैक दिखाई देंगी। और गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर द स्काई वुड अपीयर ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। ठीक है, हमें कैसे दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा ब्लू के स्थान पर। रीजन क्या है? द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमोस्फेयर। क्या हमारे पास जो सनलाइट है वो एयर मॉलिक्यूल्स के कारण क्या होती है? स्कैटरिंग होती है। द फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग, वेयर शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ, जो हमारे लॉन्गर होते हैं उनसे पहले ही क्या है, हमारे जो स्मॉलर वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स हैं वो उसको कलर को स्प्रेड कर देते हैं। विदाउट एन एटमोस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एंड वुड सी द स्काई एज ब्लैक, जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉट सी इन द स्पेस। तो बिल्कुल जैसे एस्ट्रोनॉट हमारे स्पेस में ब्लैक कलर देखते हैं उसी तरीके से हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? लेंथ एल क्या है हमारे पास? 1000 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया है, ए क्या है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज, यहां पर हमें रेसिस्टिविटी दी हुई है, रेसिस्टिविटी यानी कि रो कितना है हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, ये क्या है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, ये इसकी रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। तो हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेसिस्टेंस मींस प्रतिरोध। ठीक है, यानी आर, ये हमें कैलकुलेट करना है। प्रतिरोधकता में दी हुई है, प्रतिरोधकता, साथ ही हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और तार की हमें लंबाई दी हुई है। ये कंडीशन हमें दी हुई है, हमें क्या निकालना है? आर। अच्छा, आर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके निकालते हैं। आर इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और एल कितनी है हमारे पास? 1000 मीटर, 1000 मीटर। और हमारे पास एरिया कितना है हमारे पास? 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और ये पावर माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। तो 1000 अपॉन 2, 2 से इसे काटेंगे तो 0.8, 0.8 इंटू 10 दी पावर कितना बचेगा? -2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, इंटू 10 दी पावर -2। ठीक है, तो 10 की पावर 2 का मतलब है, 10 की पावर -2 का मतलब है 1/100। इसको अगर हम वापस 800 अपॉन 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 ओम। ठीक है, ये आपका हो जाता है फाइनल आंसर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाता है? 8 ओम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क ऑन इट डायरेक्शन करंट इन दी कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा, ये गिवन नहीं है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करा है, तो इसलिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा सबसे पहले। अब हमारे पास जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ड्रॉ हम लेवल डायग्राम, तो आप इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहां से हमारे पास प्लस से करंट फ्लो होता है इस तरीके से, यहां से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट हमें क्या बताना है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले हमें बताना है इसके लेवल डायग्राम हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये आपका एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये बैटरी है, यहाँ पर प्लग है। तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास जो पेपर है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं वो क्या है, कोसेंट्रिक कोसेंट्रिक सर्कल, यानी सकेंद्रीय सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। अच्छा, हमें इसकी अगर हमें करंट की डायरेक्शन हमें दे दी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इट मींस अगर इसमें हम करंट की मात्रा को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि हमारे पास जो कोसेंट्रिक सर्कल है इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर करंट कम है तो हो सकता है कोसेंट्रिक सर्कल कम हो, लेकिन अगर हम करंट को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो कोसेंट्रिक सर्कल की जो सर्कल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, यानी कि दक्षिण अंगुष्ठ नियम द्वारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा राइट हैंड है, और राइट हैंड के अकॉर्डिंग हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे की ओर है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं आप और क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन हम पता लगाएंगे वो किससे लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। इसका आपको डायग्राम बनाना है और इसके कुछ पॉइंट्स के आंसर देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है। डेली आप अपने आप को किसी ना किसी मिरर में देखते हैं तो वो क्या है, प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक मुख्य एक्सिस ले लेते हैं, मान लो लेट सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु ए बी, ठीक है। और
यहां से इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में जितने एंगल पर कोई लाइट जाती है उसी एंगल पर वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी रे एक्चुअल में इस तरीके से जाएगी। बट जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो जितनी डिस्टेंस हम मिरर से, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, जिसे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो उतने ही डिस्टेंस पर हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ये क्या हो जाएगी, ए डैश एंड बी डैश, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर इमेज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यानी वस्तु की दूरी, मिरर से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती हैं, इक्वल होंगी, ठीक है, इस तरीके से इक्वल होंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या बताना है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी साइज इज इक्वल टू इमेज साइज ए डैश बी डैश, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। जितने हाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने हाइट का हमारा क्या बनेगी, इमेज। और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप, हाँ, क्या होगा हमारे पास, जो इसका नेचर होगा, नेचर क्या होगा, नेचर यानी कि प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज हमें दिखाई देती है लेकिन मिरर के पीछे एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल। लेकिन इमेज कैसे दिखाई देती है हमें, सीधी। और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी लिख सकते हैं लिटरली इन्वर्टेड, पार्स उल्टी, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर जो हमारा मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। इस प्रकार से आप 4 प्रॉपर्टी इसकी बता सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर हैज द 4 प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, एज फार बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतनी ही उसकी डिस्टेंस होगी। तो इस प्रकार से इसकी 4 प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं अपर्चर, जो कि क्या है एमएन। तो सबसे पहला पॉइंट हमसे पूछा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो, अच्छा, जो मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ, ये क्या है, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर को यानी कि दर्पण का, दर्पण का केंद्र, उसे क्या बोलते हैं, पोल यानी कि ध्रुव, ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास पोल से कुछ दूरी पर होता है पॉइंट एफ और इसकी सेम दूरी पर होता है हमारे पास सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एफ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। आपको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी,
फोकस दूरी, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस रेडियस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, और हमारे पास पोल क्या है? पोल बिटवीन, ये क्या है? पोल जो हमारा मिरर है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी नेमिंग हो जाती है। एक बार इनकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है पोल क्या है? पोल इज द कॉन्केव मिरर दैट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये क्या है? ज्योमेट्रिकली सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेंटर स्फीयर फ्रॉम विच ऑफ कॉन्केव मिरर इज ए पार्ट आउटसाइड द मिरर रिफ्लेक्टिंग टू द सरफेस। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच कॉन्केव मिरर इज फॉर्म्ड, जहां पर कॉन्केव मिरर क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं इसके आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 22। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light of medium, speed of light in any medium, v। ठीक है, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाता है n = c/v। ठीक है, आगे हमें क्या बोला है? द रे एंटर ऑफ द वैक्यूम टू द ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें n की वैल्यू दी हुई है, क्या है? 1.5। और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बतानी है? स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम इतना दे रखा है, तो हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा यहाँ पर n = c/v। तो यहाँ हो जाएगा c कितना है? 3 × 10⁸ कितना है हमारे पास n की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से v पहुंच जाएगा और यहाँ पर n, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁸n कितना है? 1.5। तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, 15 2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और आगे मिलेंगे हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ।